दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। जियो फाइनेंशियल सर्विस और जोमेटो आने वाले समय में निफ्टी का हिस्सा बन सकते हैं और इसकी प्रबल संभावना भी है, तो अच्छे से समझेंगे नौमा का क्या कहना है। दूसरी तरफ कंपनी ने अपनी एजीएम के लिए डेट का ऐलान कर दिया है। क्या संभावना बन रही है? जैसे कि आपको पता होगा कंपनी का बिजनेस अब धीरे धीरे पटरी पे आने लगा है। बहुत सारे फैसले लिए जा रहे एक साथ में। एक मजबूत टीम तैयार की गई है जिसके मैनेजमेंट के बैनर तले आने वाले समय शेयर की प्राइस में भी वृद्धि होगी जब बिजनेस बढ़ेगा। तो वैसे तो एक बात हमने देखा है कि इस स्टॉक के अंदर भारी गिरावट की संभावना नहीं बन रही है। स्टॉक काफ़ी नीचे आता तो फिर एक बाउंस बैक की संभावना भी बनती है। तो क्या एक तरह से ये डीप में अच्छी खरीदारी का मौका है? क्या आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल सर्विस अपनी पेयर कंपनियों के जैसा ही रिटर्न दे सकता है? क्योंकि इसकी जो पेयर कंपनी है उनकी प्राइस 2000 से लेकर 5000 तक के आसपास है। क्या दाव लगाना चाहिए? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज स्टॉक के अंदर 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में बड़ी गिरावट। अब देख सकते हो कि जब बाजार में गिरावट का माहौल होता है तो फिर हर स्टॉक पे दबाव देखने को मिलता है। स्पेशली वो स्टॉक जहाँ पे पहले से ऑलरेडी दबाव देखने को मिला हो तो गिरावट हो ही जाती है, लेकिन उतनी कोई खास बड़ी गिरावट नहीं है और ये आप इसकी परफॉर्मेंस से समझ सकते हो। स्टॉक आप देख सकते हो कि 22 जुलाई को 343 का इंट्राडे में हाई बनाया था। क्लोजिंग उस दिन पॉजिटिव थी 340 के आसपास। उसके बाद 3 दिन तक इसमें लगातार गिरावट हुई। 25 जुलाई तक स्टॉक 329 के आसपास आ गया। जो स्टॉक 343 के आसपास था वो 329 के आसपास आया। 26 जुलाई को उसने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है जरूर, 331 पर फिर स्टॉक आया। उसके बाद 3 दिन तक लगातार फिर इसमें गिरावट हुई और स्टॉक आ गया 328 के आसपास। अब आप देखिए उसमें सीमित दायरे में ही स्टॉक ट्रेड किया है। 1 अगस्त को इसने हमने फिर पॉजिटिव क्लोजिंग देखी। स्टॉक की क्लोजिंग 328 के आसपास थी। बड़ी तेजी तो नहीं बनी लेकिन क्लोजिंग पॉजिटिव थी। उसके बाद 3 दिन तक लगातार इसमें गिरावट हुई है, लेकिन इस गिरावट के बीच में इस स्टॉक ने 7 अगस्त को इसने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन, यानी कल स्टॉक ने आप देखो कि 337 का हाई बना दिया। ज़बरदस्त दौड़ लगाई है और क्लियरली आप देख सकते हो कि 311 से 337 हो जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और जिस तरह से कि इसका एकदम निचला लो हमने 6 अगस्त को देखा 311 का, वहाँ से भारी बाउंस बैक देखने को मिला और क्लोजिंग भी कल काफ़ी अच्छी रही थी 329 के आसपास। ऊपर के लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ गई थी, लेकिन एक बात तो क्लियरली समझ में आ रही है कि निचले लेवल से इसमें ज़बरदस्त खरीदारी लौट के आ रही है और स्टॉक यहाँ से एक मजबूत सपोर्ट बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज 326 के आसपास क्लोजिंग रही है, लेकिन इंट्राडे में इसने 330 का हाई भी बनाया था। तो कुल मिला के एक काफ़ी अच्छा मौका बन रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जेएम फाइनेंसर ने अपनी देख सकते हो कि एजीएम का ऐलान कर दिया है। 30 अगस्त को यहाँ पे कंपनी की एजीएम होने जा रही है। तो यहाँ पे देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से देखें तो जो एक्सचेंज को जानकारी दिए गए नोटिस के माध्यम से उन्होंने अपनी पहली एनुअल जनरल मीटिंग के लिए एजीएम की डेट का ऐलान कर दिया है, जो फ्राइडे 30 अगस्त को होने जा रही है और ये दोपहर को 2 बजे शुरू होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और जिसमें आप देखोगे कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अब आपको ये पता ही होगा कि 21 अगस्त 2023 को बीएसई और एनएससी में इसको लिस्ट किया गया था, डीमर्जर करके, रिलायंस से अलग करके। जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, यह एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसमें आप देखिए इसको अब सीआईसी का दर्जा मिल चुका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको एनबीएफसी से सीआईसी के अंदर कन्वर्ट कर लिया है और ये अलग अलग सब्सिडीज़ के माध्यम से अपना कारोबार करती है, जिसमें आप देख सकते हो कि JFL जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड, इसके अलावा JIBL यानी जियो पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड, JPSL जियो लीजिंग सर्विस लिमिटेड और JLSL एंड जॉइंट वेंचर्स। इसके अलावा अगर आप देखें तो JV, तो SBI जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड। इस तरह से अलग अलग सब्सिडीज कंपनी के माध्यम से कंपनी अपना कारोबार कर रही है। अभी फ़िलहाल इसने जॉइंट वेंचर्स बनाया ब्लैक रॉक के साथ में, दोनों ने मिलके यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट कंपनी की अनाउंसमेंट की है, लेकिन अभी अप्रूवल बाकी अलग अलग अथॉरिटीज़ का अप्रूवल लेना है। जो ये पूरा अप्रूवल होने के बाद एसेट मैनेजमेंट का काम भी इनका शुरू हो जाएगा। इसके अलावा देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विस ने एक 50-50% का जॉइंट वेंचर्स और बनाया है रिलायंस इंटरनेशनल लीजिंग यानी IFC बिजनेस को अधिग्रहण के लिए, जिसमें आप देखें तो जो इनका रिलायंस का लीजिंग का बिजनेस है वो कंपनी के अंडर में आ जाएगा और दोनों मिलकर आप देखें तो तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएगी।
तो यहाँ पे ये जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड का जो पार्टनरशिप के माध्यम से शिप लीजिंग बिजनेस भी कंपनी करती है गुजरात में। और इससे आप देखें तो गिफ्ट सिटी में जो इनका बिजनेस है यह भी इनके लिए काफ़ी बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है और इसका बिजनेस आने वाले समय काफ़ी बेहतर कर सकता है। तो यहाँ पे देखो कि एजीएम के दौरान शेयर होल्डर को भी अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। जो भी प्रस्ताव लाए जाएंगे जिसमें Q1 का रिजल्ट भी शामिल है उसको लेकर शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी। तो अगर आप शेयर होल्डर तो आपको जरूर वोटिंग राइट का इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पे जो एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जोमेटो, ट्रेंड, जियो फाइनेंशियल सर्विस, बीएल जैसी कंपनियाँ निफ्टी का हिस्सा बन सकती है। और ऐसा अगर हो जाता है तो एक बहुत बड़ी तेज़ी की संभावना फिर इस स्टॉक के अंदर होती हुई दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे नोमा की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की उसमें कहा गया कि ट्रेंट लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वो रिप्लेस कर सकते हैं एलटी माइंट्री और डिविस लैब को। और ये दोनों का मार्केट शेयर कम होने की वजह से इनकी जगह पे एनएससी में निफ्टी की जगह ये ले सकते हैं, निफ्टी 50 का हिस्सा बन सकते हैं, निफ्टी 50 नेक्स्ट इंडेक्स के अंदर आ सकते हैं। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि सेबी की तरफ से अगर एफ&ओ में शामिल कर लिया जाता है जियो फाइनेंशियल सर्विस और जोमेटो को तो यह निफ्टी इंडेक्स का हिस्सा भी बन सकते हैं। और आप देख सकते हो कि अगस्त में यहाँ पे एनएससी इंडेक्स के अंदर शामिल होने की संभावना, उसके पहले अगर एफ&ओ में इनको शामिल कर लिया जाए तो ये पूरी तरह से चांस है कि ये दोनों आने वाले समय में निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में भी शामिल हो जाएंगे। नोमा अल्टरनेटिव की तरफ से रिसर्च रिपोर्ट में ये बात की गई है। तो नोमा अल्टरनेटिव का कहना है कि करीब 70 स्टॉक है जो एफ&ओ में शामिल हो सकते हैं। सेबी ने रूल्स में बदलाव किया है, अभी अप्रूवल बाकी है। अगर अप्रूवल मिल जाता है तो फिर ये सारे स्टॉक एफ&ओ में शामिल होंगे और उसके बाद में अगर आप देखें तो यह निफ्टी नेक्स्ट 50 के लिए भी दावेदार हो जाएंगे। तो यहाँ पे निफ्टी में शामिल होने के लिए जो एवरेज मार्केट कैप कट ऑफ डेट अगर आप देखें तो जुलाई तक का देखा जाएगा, ये ऑफिशियल जानकारी मिल रही है। और इसकी जो अनाउंसमेंट है वो अगस्त के हाफ मंथ के बीच में हो सकती है। और इसका जो एडजस्टमेंट है वो 30 सितंबर से होगा, यानी 30 सितंबर से वो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस और जोमेटो। अब इसके लिए जो सबसे बड़ा इंतजार है वो है एफ&ओ में शामिल होने का, जो सेबी इनको अप्रूवल देकर शामिल करेंगे तभी ये निफ्टी के अंदर भी शामिल होंगे। लेकिन संभावना पूरी बनी हुई है कि बिल्कुल यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में आ जाएगा और उसके बाद में बहुत सारा नया निवेश भी आने की संभावना बन जाएगी। अभी यहाँ पे डेट डिक्लेयर नहीं कि ये कब इसकी जो डेट रखी जाएगी एडजस्टमेंट के लिए, लेकिन आप समझ अगस्त के हाफ में अंदाज़ा पूरी तरह से दिख रहा है कि यहाँ पे अनाउंसमेंट हो सकती है। अब यहाँ पे अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें, यहाँ पे नोमा के हिसाब से कैनरा बैंक है वो बंधन बैंक को रिप्लेस कर सकता है। और निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें यहाँ पे JSW, NHPC, यूनियन बैंक, हिंदुस्तान जिंक और इंडियन ओवरसीज बैंक है, यह इंटर हो सकते हैं। और इसकी जगह पे कोलगेट पामोलिव, SRF, MRPL, SBI कार्ड और बर्जर पेंट है, यह बाहर हो सकते हैं। यहाँ पे अगर हम कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो स्टॉक के साथ बिल्कुल बना हुआ है। 57% बाई की कॉल है, 43% सेल की कॉल है। तो लोगों का ज़्यादा करके रुझान पॉजिटिव बना हुआ है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय एक अच्छी तेज़ी की संभावना बनती हुई दिखाई दे सकती है। और जैसे ही आगे आने वाले समय कुछ नए इवेंट होंगे उसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ेगी और डिप में खरीदारी का अच्छा मौका दिख रहा है इस समय। एक बार पिवट लेवल को भी चेक कर ले तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 316 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक आपको 302 तक जाता हुआ दिखाई देगा। भारी गिरावट हो जाए तो फिर 292 तक जा सकता है। अगर 300 का सपोर्ट टूटा तो फिर गिरावट और बढ़ सकती है। पॉजिटिव माहौल बना तो 340 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार के तो स्टॉक आपको 350 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो 364 के आसपास है। अगर ऐसा हो जाता तो फिर एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।